हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम यण संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। यण संधि यह है हमारी स्वर संधि का दूसरा भाग है, यण संधि। देखिए, यण संधि जब बात आती है तो देखिए क्या करेंगे। हमारे यण संधि के लिए एक सूत्र आता है, इको यणचि। सूत्र क्या आता है? इको यणचि। इको यणचि। देखिए, अच परे होने पर इक को यण आदेश हो जाता है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो क्या होगा? देखिए, अच परे होने पर किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच परे होने पर इक को यण आदेश हो जाता है या यण आदेश होता है। ठीक है। देखिए, छोटी क्लासेस के बच्चों को ये सब समझने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना देखना है कि इक को यण आदेश होता है। इक को यण आदेश होता है क्या होने पर? अच परे होने पर। अच में आते हैं हमारे स्वर। अच में क्या आते हैं? स्वर। अब देखिए, इक क्या होता है, यण क्या होता है, ये 11th-12th के स्टूडेंट्स को समझने के लिए आप मेरा प्रत्याहार वाला वीडियो देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इक क्या है, यण क्या है, इसमें क्या क्या आता है, क्यों आता है। ये सब जानने के लिए आप प्रत्याहार वाला वीडियो जो है जरूर देखें, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। अब यण संधि की बात है, तब मैं केवल और केवल यहाँ पर जो है इक और यण के बारे में ही आपको बताऊंगी। देखिए, इक में क्या क्या आते हैं। इक में आते हैं हमारे ई, उ, री और री। इक में क्या क्या आते हैं हमारे? ई, उ, री और री। इस इक को यण आदेश होता है। यानी यण कब आदेश कैसे होता है? ई को। अब यण में क्या क्या आते हैं हमारे? य, व, र और ल। ठीक है। अब इक को यण आदेश कैसे होगा? ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और री को ल हो जाएगा। कब? अच परे होने पर। यानी कहने का मतलब जो है, यदि जो है ई, उ, री और री के बाद में यदि कोई भी स्वर है, ध्यान रहे, प्लस से पहले यदि ई, उ, री या री में से कोई भी एक है और प्लस के बाद में क्या है? स्वर है। ध्यान रहे, इसके बाद कंडीशन क्या है? स्वर होना जरूरी है। स्वर भी कैसा? असमान स्वर होना चाहिए। कैसा स्वर होना चाहिए? असमान। असमान। अब मैंने यहाँ पर असमान शब्द क्यों लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए। असमान स्वर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटी ई है और उसके बाद में जैसे कोई भी स्वर की बात कह दे तो यानी छोटी ई या बड़ी ई हो जाए। छोटी ई या बड़ी ई भी स्वर ही है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि जो है अब ई के स्थान पर क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ई के बाद में हमें कोई असमान स्वर चाहिए। कैसा स्वर चाहिए? असमान स्वर चाहिए। ठीक है। यानी ई का समान नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इधर देखिए, ई के बाद में ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई हुई तो उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? बड़ी ई। और वह कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि ई, उ, री और री के बाद में कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब छोटी ई या बड़ी ई को छोड़ करके यदि कोई स्वर है तो क्या होगा? देखिए, तो ई के स्थान पर य आदेश होगा। ध्यान से सुनिए, केवल ई के स्थान पर इस स्वर को केवल ये कंडीशन होनी जरूरी है, लेकिन इसमें जब चेंज होगा तब केवल ई के स्थान पर य होगा और वो य भी हलंत वाला। उ के स्थान पर क्या होगा? व होगा, वो भी हलंत वाला। री के स्थान पर र होगा, वो भी हलंत वाला। और री के स्थान पर ल होगा, वो भी हलंत वाला। ठीक है। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ई को य आदेश होगा, उ को व होगा, री को र और री को ल आदेश किस प्रकार से होगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, हम ई को य कैसे होगा इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जब ई को य आदेश होता है तो देखिए, प्रति प्लस एकम, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। प्रति प्लस एकम। देखिए, अब इसको अलग अलग करते हैं।
प्र वही सेम दीर्घ संधि वाली की दीर्घ संधि की तरह ही प्लस से तुरंत पहले वाले व्यंजन में व्यंजन और स्वर दोनों अलग अलग कर देंगे। तो देखिए प्र ऐसे कैसे रहेगा, टी को अलग अलग करेंगे तो त को हलंत लग गया और ये छोटी ई इसकी अलग हो गई, प्लस एकम ए क म। अब देखिए कंडीशन क्या चाहिए थी हमको, ई के बाद में क्या ई ऊ या री और री इनमें से कोई एक है और उसके बाद में कोई असमान स्वर है, तो इनमें से क्या हो गया, ये प्लस से पहले ई आ गया और ये ए क्या है, इसका समान स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ई का समान स्वर क्या होता है, छोटी ई या बड़ी ई। वैसे ही ऊ का समान स्वर क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। वैसे ही री का समान स्वर री या बड़ी री और री का री या बड़ी री। यहाँ पर ई के बाद में क्या है, ए, जो कि ई का समान स्वर नहीं है। स्वर तो है ये, ए स्वर तो है लेकिन इसका समान स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ई का समान स्वर क्या होता है, छोटी ई या बड़ी ई। ठीक है, अब देखिए जब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया और ई के बाद तुरंत ई के बाद क्या मिल गया हमको, इसका असमान स्वर मिल गया, तो ई के स्थान पर क्या होगा, य आदेश होगा, वो भी हलंत वाला। जरा ध्यान से देखिए हलंत वाला है, य व र ल। मैंने यहाँ पर जो लिखे ये हलंत वाले हैं। हलंत का लगाना और हलंत को हटाना इन सब का बहुत महत्व है। जहाँ हलंत है वहीं हलंत लगाएंगे, जहाँ हलंत नहीं है वहाँ हम हलंत नहीं लगाएंगे। यदि हलंत है और हमने नहीं लगाया है तो उससे पूरा शब्द हमारा चेंज हो जाएगा और हमारी संधि गलत हो जाएगी। ठीक है, और अगर हलंत नहीं है और तब लगा दिया तो भी हमारा शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कहाँ पर हलंत है और कहाँ पर हलंत नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में इस बात पर विशेष जोर दे रही हूँ कि ई के स्थान पर य होगा और य को हलंत लगा है। और देखिए जब चेंज होगा तो केवल ई के स्थान पर, हमने दीर्घ संधि में जब चेंज किया तो जब इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये प्र ऐसे कैसे लिखेंगे, त को हलंत है तो यहाँ पर केवल ई के स्थान पर य होगा, केवल ई के स्थान पर य हुआ है। ये ए ऐसे कैसे रहेगा और ये क म। यहाँ पर ये ए हमको केवल कंडीशन के लिए चाहिए, इस ए में कोई चेंज नहीं होगा। यण संधि में, यण संधि में केवल ई के स्थान पर य होगा। ये स्वर चाहिए लेकिन इसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, मीन्स ए का ए ही रह जाएगा। अब देखिए अब इन सबको मिला देंगे हम। अब किस प्रकार से मिलाएंगे, प्र ऐसे कैसे, त के बाद में कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो त स्वर रहित ही रह जाएगा। स्वर रहित मीन्स आधा लिखेंगे इसको। य के बाद में स्वर है तो य में क्या मिल जाएगा, ये ए मिल जाएगा और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये और ये क म, क्या बन गया, ये प्रत्ययकम। ठीक है, केवल ई के स्थान पर यह, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, केवल ई के स्थान पर यह हुआ है। उसके बाद में इन सबको मिलाएंगे तो जिसके बाद में स्वर है उसमें स्वर मिला दो और अगर नहीं है तो उसको आधा लिख दो। जैसे हमने त के बाद में कोई स्वर नहीं है, यह तो अपने आप में व्यंजन है तो ऐसे कैसे लिख दिया, य के बाद में ए है तो य में ए मिल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दधि प्लस अत्र, दधि प्लस अत्र। देखिए दधि प्लस अत्र, अब इसको लिखेंगे द, धी को अलग अलग कर देंगे, धी को अलग करेंगे तो ध को तुरंत हलंत लग जाएगा क्योंकि इसका व्यंजन में से हमको स्वर निकालना है। तो ध को हलंत लगा दिया, छोटी ई अलग कर दी, प्लस अत्र अत्र। कंडीशन क्या चाहिए थी, प्लस से पहले ई उ री री में से ई हो गया, इसके बाद में असमान स्वर तो अ क्या हो गया, असमान हो गया। ई का समान स्वर है ही नहीं, समान का मतलब समझते हो ना, सेम उसके जैसा ही, ई या बड़ी ई वो उसका समान स्वर, अ इसका समान स्वर है ही नहीं, कंडीशन सेम मिल गई। अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य आदेश होगा। जब ई के स्थान पर य आदेश होगा तो य हलंत वाला। इस बात को मैंने विशेष जोर दे करके बता दिया कि ई के स्थान पर य होगा वो भी हलंत वाला। ठीक है, उ के स्थान पर व होगा वो भी हलंत वाला, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होगा। अब देखिए द ध हलंत वाला ही है। ठीक है, ई के स्थान पर य हो गया। अब अ ऐसे कैसे और त्र भी ऐसे कैसे। अब देखिए आइए इन सबको मिला देते हैं तो ध के बाद में कोई स्वर नहीं है, कोई भी स्वर दिखाई दे रहा क्योंकि ध के बाद क्या है, यह, और यह कोई स्वर, ध के बाद कोई स्वर नहीं है तो ध आधा रह जाएगा। य के बाद अ तो य में अ मिल जाएगा तो य पूरा हो जाएगा। अब य में अ मिला इसलिए इसका हलंत हट रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ध के बाद कोई स्वर नहीं है तो ध ऐसे कैसे लिखेंगे, ध हलंत वाला है इसलिए इसको आधा लिख देंगे। ठीक है, य पूरा हो जाएगा, ये क्या बन गया, दध्यत्र। क्या बन गया, दध्यत्र। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको ई के। देखिए जैसे यदि प्लस अपि,
यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, य दी को अलग अलग कर देंगे तो द और छोटी ई, द प्लस छोटी ई हो जाएगा, प्लस अ और ये पी। अब देखिए प्लस से पहले क्या मिल गया, छोटी ई, इसके बाद में असमान स्वर मिल गया, तो अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य, वो भी हलंत वाला। अब य द को हलंत, ये य हो गया, ये य वाला है। ठीक है, द को हलंत है, ई के स्थान पर य हो गया, अ ऐसे कैसे और पी भी ऐसे कैसे। अब इन सबको मिला लेंगे, य द हलंत वाला है, देखिए द हलंत वाला है, य में अ मिल गया तो य पूरा हो गया, और ये पी। इधर मिस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि को, और हम यद्यपि को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यद्य द आधा है तो यहाँ पर ये द आधा हो गया, इसमें ये य पूरा जुड़ गया, और ये क्या बन गया हमारा, यद्यपि। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि होगी इसमें। देखिए द में क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, द में द आधा होता है और य पूरा होता है, तो द आधा हो गया और य पूरा हो गया, क्या बन गया ये, यद्यपि। वैसे ही जैसे प्रति प्लस आह, मोर एग्जाम्पल्स, जैसे प्रति प्लस आह, प्रति प्लस आह, इसको सोल्व करेंगे। जैसे प्रति प्लस आह को सोल्व करेंगे तो देखिए प्रति ती को अलग अलग कर देंगे, त प्लस छोटी ई प्लस आ ह। अब कंडीशन के अनुसार देखिए हमको मिल गई ये छोटी ई, प्लस से पहले क्या मिल गया, छोटी ई, और इसके बाद ये क्या है, असमान स्वर है, तो केवल ई के स्थान पर, ध्यान रखिए ये हमारी यण संधि है, इस यण संधि में केवल ई के स्थान पर क्या हुआ है, य हुआ है। बाकी सब ऐसे कैसे, त को हलंत है ही, य को हलंत हो गया, ये आ और ये ह। अब इन सबको मिलाएंगे, सबको मिलाएंगे तो देखिए कैसे होगा, त के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा रह जाएगा, य के बाद आ है तो ये क्या बन जाएगा, या, और ये क्या हो गया, प्रत्याह, क्या हो गया ये, प्रत्याह। वैसे ही जैसे ही मैंने एग्जाम्पल सोल्व किए वैसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। जैसे प्रति प्लस आगमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, इसको आप खुद सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ये, प्रत्यागमिष्यामि, क्या बनेगा ये, प्रत्यागमिष्यामि बनेगा। ये किस प्रकार से बनेगा ये आप सोल्व करके देखेंगे, प्रत्यागमिष्यामि, क्या बनेगा ये, प्रत्यागमिष्यामि। ये हो गए हमारे ई को य वाले एग्जाम्पल्स, जहाँ पर ई यानी प्लस से पहले यदि ई हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश हुआ है, य आदेश हुआ है। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब जो है नेक्स्ट हमारा आता है ऊ को व कब होता है, ऊ को व कब आदेश होता है, वो भी हलंत वाला, जब ऊ के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, स्वर नहीं स्वर हो, तो क्या होता है, ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, वो आदेश होता है। अब वो आदेश कब होता है, किस प्रकार से होता है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, अब इसको रटे रटाई को फटाफट से हम बोल देंगे स्वागतम, क्या बता देंगे, स्वागतम। लेकिन ये सु प्लस आगतम से स्वागतम किस प्रकार से बना उसको देखिए हम सोल्व करेंगे। अब सु को अलग अलग कर देंगे तो स प्लस छोटा ऊ, सु में क्या है, स प्लस छोटा ऊ, प्लस आगतम, आ ग त म। अब देखिए प्लस से पहले क्या मिल गया अपने को, छोटा ऊ, और उसके बाद में इसका असमान स्वर मिल गया, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, व, और वो भी हलंत वाला। ये स हलंत वाला है, ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊ के स्थान पर व हो गया, नियम के अनुसार ऊ के स्थान पर व, और ये आगतम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब देखिए अब इस सबको मिलाएंगे तो स के बाद कोई स्वर नहीं है तो स आधा रह जाएगा, व के बाद में आ है तो वा बन जाएगा ये, और ये ग त म, क्या बन गया ये, स्वागतम, क्या बन गया ये, स्वागतम। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एतेषु प्लस एव, एतेषु प्लस एव, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए एतेषु, एतेषु को सोल्व करेंगे, ए ते ऐसे कैसे, सु में अलग अलग करेंगे तो देखिए स को हलंत लग गया और ऊ, ठीक है, प्लस ए और व। अब देखिए
क्या होगा ए ते स, ऐसे कैसे, ऊ के बाद इसका असमान स्वर आ गया तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये प्लस ए और व। ठीक है, अब इन सबको मिला लेंगे, ए ते स के बाद कोई स्वर नहीं है तो स आधा रह जाएगा, और व के बाद ए है तो व में ए मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एते स्वेव। क्या बन जाएगा ये, एते स्वेव। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, जैसे बहु प्लस आकर्षकः, बहु प्लस आकर्षकः, बहु प्लस आकर्षकः, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए बहवा आकर्षकः, ब ह को हलंत वा कर्षकः। इसको आप खुद सोल्व करेंगे, जैसे मैंने एतेषु प्लस ए को किया, सु प्लस आगतम को किया, ऐसे ही आप जो है बहु प्लस आकर्षक को सोल्व करेंगे। मोर एग्जाम्पल्स मैं लिखती हूँ आपके लिए यहाँ पर। देखिए, जैसे खलु प्लस एषः, खलु प्लस एषः, खलु प्लस एषः क्या बन जाएगा, खलवेशः। देखिए, इसको सोल्व करके बताती हूँ मैं आपको। ख लू को अलग अलग करेंगे तो ल को हलंत लगाएंगे, और ये ऊ इसका अलग हो गया, उसके बाद ए और ये सह। देखिए, प्लस से पहले ऊ आ गया, इसके बाद असमान स्वर हो गया, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, व। अब ये ख और ल ऐसे कैसे लिखेंगे हम, ऊ के स्थान पर व हो गया, और ये ए और ये सह। अब देखिए, इनको सबको मिलाएंगे तो ख ल के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा रह जाएगा, व के बाद में ए स्वर है तो व में ए मिल जाएगा तो वे बन जाएगा, और ये सह क्या बन गया, खलवेशः। क्या बन गया, ये खलवेशः। वैसे ही जैसे मधु प्लस अरि, मोर एग्जाम्पल, जैसे मधु प्लस अरिहि, इनको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मधवरिहि, मधु प्लस अरिहि मधवरिहि। ठीक है, ऐसे ही जो है बहु प्लस आकर्षकः, किंतु प्लस अत्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे किंतु प्लस अत्र, किंतु प्लस अत्र। देखिए, किंतु प्लस अत्र, इसका क्या बन जाएगा, कि आधा न, तू को अलग अलग कर देंगे तो त प्लस छोटा ऊ प्लस अ और ये त्र। अब देखिए, प्लस से पहले छोटा ऊ और प्लस के बाद में असमान स्वर हो गया तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा, और वो भी हलंत वाला। अब ये कि आधा न, त को हलंत, ऊ के स्थान पर व हो गया, और अ और ये त्र। ठीक है, अब इन सबको मिलाएंगे तो देखिए ध्यान से, कि न आधा, त के बाद कोई स्वर नहीं है तो त भी आधा रहेगा, व के बाद अह तो व पूरा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, किंत्वत्र। देखिए, न भी आधा है और त भी आधा है, क्यों, क्योंकि त के बाद कोई स्वर नहीं बचा है, इसलिए कि आधा न, त भी आधा है, व में अ मिल गया तो व पूरा हो गया, और त्र क्या बन गया, किंत्वत्र। क्या बन गया, ये किंत्वत्र। ये थे हमारे ऊ के बाद जो है यदि असमान स्वर हो तो ऊ को क्या आदेश हो जाता है, री आदेश हो जाता है, ये ऊ को व आदेश हो जाता है। ठीक है, ई को ऊ, ई को जो है ये देखिए, ये दोनों प्रकार के हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। ई को य और ऊ को व आदेश होता है, ई को य आदेश होने वाले और ऊ को व आदेश होने वाले, ये दोनों नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारा, यदि प्लस से पहले क्या हो, री हो, प्लस से पहले क्या हो, री हो, और प्लस के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो री के स्थान पर क्या आदेश होता है, री के स्थान पर र होता है, री के स्थान पर क्या होता है, र आदेश होता है। ठीक है, देखिए, अब री के स्थान पर र आदेश कब होता है, किस प्रकार से होता है, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखिए, पी त्री को अलग अलग करेंगे तो त प्लस री, त प्लस री हो गया, प्लस आज्ञा, आ और ज्ञा। अब देखिए, प्लस से पहले क्या मिल गया अपने को, री, और प्लस के बाद में इसका असमान स्वर हो गया, तो री के स्थान पर क्या होगा, र, और वो भी हलंत वाला।
अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, पी को भी ऐसे ऐसे लिखेंगे, त हलंत वाला है, ऐसे कैसे लिखेंगे, री को र और आ और ग्या। ठीक है, अब देखिए पी ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे, त हलंत वाला ये, क्योंकि त के बाद कोई स्वर नहीं है, र के बाद आ है तो क्या बन जाएगी, ये रा बन जाएगा और ये ग्या। ठीक है, अब देखिए त प्लस र प्लस आ, इन दोनों को, त और र इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये त्र बन जाएगा और आ की मात्रा है तो क्या बन जाएगी, पित्रा ग्या। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों ही सही होंगे, पित रा ग्या। ठीक है, और जो त प्लस र, क्योंकि त्र से त्रिशूल, जो त्र से त्रिशूल हमारा होता है, ये क्या होता है, एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें त प्लस र प्लस अ शामिल होते हैं। ठीक है, और जब त्रा की बात आती है तो क्या होता है, उसमें त प्लस र प्लस आ शामिल होते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा त्रा। तो जब यहाँ पर हमारा त प्लस र प्लस आ है तो क्या बन जाएगा, ये त्रा, और क्या बन गया, ये ग्या, पित्राज्ञा। क्या शब्द बन गया, पितृ प्लस आ गया इज इक्वल टू पित्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जैसे धात्री प्लस अंशः, धात्री प्लस अंशः। देखिए धा त्रि को अलग करेंगे तो त प्लस री, त प्लस री प्लस अंशः, अंशः। अब देखिए री के बाद असमान स्वर हो गया तो री को क्या आदेश हो गया, देखिए धा ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ऐसे कैसे, री के स्थान पर क्या होगा, र आदेश होगी, वो भी हलंत वाला। ठीक है, और ये अंशः। ठीक है, अब इन सबको मिला लेंगे, देखिए त प्लस र हो गया और ये अन्य हो गया तो क्या होगा, धा त प्लस र, जैसे यही वाली बात है, त प्लस र इक्वल टू क्या होता है, त्र बनता है, तो यहाँ पर जो है त प्लस र इक्वल टू क्या बन जाएगा, त्र, और उसके बाद अन्न है तो ये त्रन बन गया, और ये सह क्या बन गया, धात्रंशः। क्या बन गया शब्द हमारा, धात्रंशः। ठीक है, इसी प्रकार से जो है पितृ प्लस आज्ञा, उसी की तरह से जो है आप मातृ प्लस आज्ञा को सोल्व करेंगे, मातृ प्लस आज्ञा, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा बन तो जाएगा मात्राज्ञा, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए आपको ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। मिस जैसे मैंने यहाँ पर खोल करके ये समझाया वैसे ही आप खोल करके इसको सोल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा किस प्रकार से बना है। ठीक है, अब आइए हम जो है री वाले एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। देखिए प्लस से पहले क्या हो, यदि री हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो री के स्थान पर क्या होता है, ल आदेश होता है, और वो भी हलंत वाला। कौन सा होता है, हलंत वाला ल। ठीक है, जैसे री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, री प्लस आकृति ही। देखिए प्लस से पहले क्या मिल गया, री मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, असमान स्वर मिल गया। क्या मिल गया, असमान स्वर मिल गया, तो री को क्या आदेश हुआ, ल आदेश हुआ, री को ल, वो भी हलंत वाला, प्लस आकृति आकृति, ऐसे कैसे रह गया। अब इन सबको मिलाएंगे, ल में आ मिला तो क्या बन गया, ला, और ये कृति। ठीक है, तो ये क्या बन गया, री प्लस आकृति क्या बन गया, लाकृति ही। ठीक है, वैसे ही जो है अब देखिए ये तो हमारे जो है री प्लस आकृति यानी री के एग्जाम्पल्स। इस प्रकार से हमने ये जो है हमारी यण संधि जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यण संधि में क्या था, प्लस से पहले यदि ई, उ, री या री में से कोई एक हो, ई, उ, री या री में से कोई एक हो, और उसके बाद में कोई क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पर क्या बताया हमने, य आदेश हो जाता है, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ल आदेश हो जाता है। ये थी हमारी यण संधि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी प्रकार से समझा दी है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे ई, उ, री वाली बात है। अब यही ई, उ, री और री जो है ये हमारी गुण संधि में भी आएगी। कहाँ आएगी, गुण संधि में भी आएगी, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी गुण संधि की बात होगी,
जब हमारी गुण संधि की बात होगी तो देखिए यहाँ पर ई ऊ री और री आपको प्लस से पहले मिलेंगे, और यदि प्लस के बाद में क्या है ई ऊ री या री है, प्लस के बाद में यदि ई ऊ री या री है और उसके पहले प्लस से पहले क्या है अ या आ में से कोई एक है। ध्यान से सुनिए, प्लस से पहले यदि अ या आ में से कोई एक है और प्लस के बाद में ई ऊ री और री, और ई ऊ री और री इसमें देखिए ई और बड़ी ई भी हो सकती है, ऊ या बड़ा ऊ भी हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें चेंजेस किस प्रकार से होंगे, तो जो यहाँ हमारे यण संधि में केवल ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो रहा था, तो यहाँ पर ये चेंजेस दोनों के स्थान पर होंगे। देखिए जैसे इन दोनों में से हमारा अ है और यहाँ पर क्या है छोटी ई है, कंडीशन ये मिल गई हमारी। ठीक है ये भी असमान स्वर, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे ई के बाद में यदि ई ये जैसे प्लस से पहले ई है और प्लस के बाद में अ है, तो हमारा चेंज किस प्रकार से होगा, ई के स्थान पर य आदेश होगा, ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, य आदेश होगा। अगर कंडीशन इस प्रकार की है कि ये अ जो है क्या है प्लस से पहले है और प्लस के बाद में ई है, तो यहाँ हमारे चेंजेस कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा, इन दोनों के स्थान पर। इसमें यहाँ केवल ई के स्थान पर यह हो रहा था, यहाँ इन दोनों के स्थान पर ए होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे यहाँ ई है, ये क्या यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा, लेकिन इन दोनों के स्थान पर होगा। और कंडीशन यहाँ पर क्या थी, यदि व के बाद में अगर जो कोई भी ये जो है किसके बाद में, देखिए ऊ के बाद में कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर में देखिए ऊ प्लस अ भी हो सकता है, तो क्या होगा, केवल ऊ के स्थान पर व आदेश होगा, वो यण संधि में। यण संधि में ये ध्यान रखने योग्य बात है, यण संधि में प्लस से पहले आपको ई ऊ री और री मिलेंगे, और गुण संधि में जब गुण संधि की बात आएगी इसमें आपको प्लस के बाद में ई ऊ री और री मिल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि यण संधि में ई ऊ री और री इसके बाद में इनका कोई असमान स्वर होगा। ठीक है, यदि प्लस से पहले ई ऊ री और री है और उसके बाद में कोई असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता है। जबकि गुण संधि में यदि प्लस के बाद में ई ऊ री और री हो और प्लस से पहले क्या हो, अ या आ में से कोई एक हो, अ या आ में से कोई एक हो, और प्लस के बाद में ई ऊ री या री में से कोई एक हो, तो इन दोनों के स्थान पर ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों के स्थान पर ए आदेश होता है, इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश होता है, इन दोनों के स्थान पर अर आदेश होता है, अ र, और इन दोनों के स्थान पर अल आदेश होता है। ठीक है, ये थी हमारी गुण संधि का। ये मैंने इसके साथ साथ इसलिए बताइए क्योंकि ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि जब हमारी ई ऊ रील री की बात होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ई ऊ रील री इसमें भी है और ई ऊ रील री इसमें भी है। लेकिन ये ध्यान रहे, यण संधि में ई ऊ रील री प्लस से पहले होते हैं और गुण संधि में ई ऊ रील री प्लस के बाद में होते हैं। ठीक है, और दीर्घ संधि में जब बात आती है, दीर्घ संधि में भी ई ऊ रील री होते हैं, तो वहां पर इसके बाद में असमान स्वर न होकर के उनका समान स्वर होना जरूरी है, और यण संधि में इसका असमान स्वर मिलेगा, और गुण संधि में इससे पहले केवल और केवल अ या आ में से ही कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है यण संधि, जो कि आपकी मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारी चीज़ें नोट करें, और जहाँ जहाँ मैंने बताया है कि उसको आपको सोल्व करना है वहाँ पर उसको ज़रूर सोल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये गुण संधि जो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये जो मैंने थोड़े से जो नियम बताए हैं उन नियमों को और एक्सप्लेन करके उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स के साथ, इसके उदाहरण के साथ मैं आपको गुण संधि एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।